तो मेरा नाम नेहा है, नेहा जॉनी है। मैं कोचिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की शोध छात्रा हूँ। और आज मैं यहाँ जो प्रपत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो जय भीम फिल्म के संदर्भ में है। और मेरा जो प्रपत्र का शीर्षक है वो इस प्रकार है: जय भीम, आदिवासी अस्मिता और संघर्ष की सशक्त दास्तान। तो मैं शुरू करना चाहूंगी। आदिवासी या प्रारंभिक निवासी ऐसे लोग हैं जो आदिकाल से ही किसी विशेष क्षेत्र में रहते आ रहे हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ भी यही है, आदिम या प्रारंभिक वासी, यानी प्रारंभ से निवास करने वाले। वे यहाँ के मूल एवं प्राचीनतम निवासी हैं, जिनकी अपनी विशेष भाषा, वेशभूषा, खान पान, संस्कृति, रीति रिवाज, कला, परंपरागत विश्वास, आचार विचार और विशिष्ट जीवन पद्धति है। आदिवासी ज्यादातर जंगलों और पहाड़ों में अपना जीवन यापन करते हैं। इस कारण आधुनिक सभ्यता का प्रभाव इन पर बहुत कम पड़ा है। आदिवासी लोगों का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध है। सदियों से जंगल और जानवरों के साथ सहजीविता का जीवन बिताने के कारण इनके पास समग्र ज्ञान भंडार है। परिस्थिति और पर्यावरण के संसाधरणीय संसाधन विकास, औषधीय और जहरीली पौधों की पहचान, स्वदेशी खेती और शिकार पकड़ने की कई तकनीक, मौसम और आपदा भविष्यवाणी, शिल्प कला तथा वन्य जीवन संरक्षण आदि विषयों का विस्तृत ज्ञान आदिवासियों को है। देश के आजाद हुए इतने साल बीत गए, आज भी आदिवासी समाज पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। आज भी वह अत्याचार और शोषण से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जंगल में वास करने के कारण वनवासी, दानव, राक्षस आदि नाम देकर इन्हें जंगलीपन का एहसास दिलाया जाता है। आदिवासियों की उपेक्षा तो भारत में शुरू से ही होती आ रही है और आज भी हो रही है। संविधान प्रदत्त अधिकार भी उन्हें आज तक नहीं मिल पाए हैं। दरअसल आज आदिवासी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। आज उनकी अस्मिता और अस्तित्व दोनों की उपेक्षा हो रही है। आदिवासियों के जीने का मुख्य साधन वन है, जो उनसे आज छीना जा रहा है। जंगलों की अवैध कटाई, प्रदूषण, बांध निर्माण और औद्योगिकरण जैसी समस्याओं ने आदिवासियों को अपने ही जमीन से विस्थापित होने और दूसरे पर आश्रित होने के लिए मजबूर किया है। फलस्वरूप आज कई आदिवासी लोग मजदूरों में तब्दील हो रहे हैं। उन्हें काम देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर काम कर भी लेते हैं तो उनकी श्रम शक्ति छीनकर उन्हें पर्याप्त वेतन भी नहीं दिया जाता। आदिवासियों को उनके सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है। उनकी समस्याएं और उन पर हो रहे शोषण दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साहित्य और सिनेमा जैसे माध्यमों के जरिए उन्हें आवाज मिल पाई है। तो 2 नवंबर 2021 को तमिल में रिलीज की गई फिल्म जय भीम, जो सन 1993 में रिलीज हुई थी, वो तमिलनाडु के कुडलूर में घटित एक वास्तविक घटना है, जो मद्रास उच्च न्यायालय के इतिहास में वकील चंद्रू द्वारा लड़े सबसे महत्वपूर्ण केस पर आधारित है। यह आदिवासी समुदाय के पिछड़े वर्ग इरुला आदिवासी समूह के प्रति पुलिस द्वारा की जाने वाली शोषण और जाति उत्पीड़न की कहानी है। इस फिल्म के निर्देशक टीजे ज्ञानवेल है और निर्माण इसका सूर्या और ज्योतिका ने मिलकर किया है। फिल्म में सूर्या, लिजोमोल जोस, के मणिकंठन, प्रकाश राज, रजीशा विजयन आदि अभिनेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म 2021 की सबसे लोकप्रिय और चर्चित भारतीय फिल्म रही थी। तो यह पुलिस की बर्बरता और हिरासत में हुई आदिवासी राजा कर्ण की मौत पर आधारित फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में ही पुलिस द्वारा आदिवासियों पर किए जाने वाले जाति आधारित भेदभाव को दिखाया गया है, जो कि इस फिल्म की मुख्य समस्या है। जेल के बाहर रिहा किए जा रहे कैदी से जेलर उनकी जाति पूछता है। उच्च जाति के कैदियों को घर छोड़ा जाता है और निम्न जाति के कैदियों को जेलर वहीं पकड़कर रखता है, जिसमें ज्यादातर कैदियां आदिवासी थे।
एक पुलिस वाले के पूछने पर कि इनकी क्या गलती है, उसे बताया जाता है कि इनका पैदा होना ही इनकी सबसे बड़ी गलती है। निम्न जाति के कैदियों को आसपास के पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों को गिन-गिन कर रिश्वत के बदले में बेच दिया जाता है, क्योंकि सभी पुलिस स्टेशनों में अनसुलझा ऐसा बहुत सारे केस थे, जिसके अपराधियों को पुलिस नहीं ढूंढ पाए और ऊपर से प्रेशर भी था। पुलिस वालों को ऐसी लोगों की जरूरत थी जिनके सिर पर वे अपराध थोप सके और अपना काम निपटा सके। तो इस बार कैदी कम होने के कारण जब पुलिस वाले शिकायत करते हैं तो जेलर ऐसा कहता है कि कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी कर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पर दो दो केस थोप दो, कोई पूछने नहीं आएगा। तो पुलिस जानती थी कि आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। झूठे अपराध लगाकर इन्हें फंसा भी लिया तो कोई पूछने नहीं आएगा। तो वृद्ध कालियप्पन जैसे आदिवासी अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ समाज सेवकों की मदद से न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच पाते हैं। बाकियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और बेकसूर होने पर भी उनको जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। तो इस तरह से एक विरोधाभास न्याय प्रणाली देखने को मिलता है कि जिन लोगों पर न्याय बनाए रखने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वे खुद सत्ता का दुरुपयोग करते दिखाई देते हैं। आगे, सरकारी अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के प्रति दिखाई गई बेपरवाही, वर्ग भेदभाव और उदासीनता भी पर भी फिल्म प्रकाश डालती है। तो फिल्म के मुख्य पात्र राजा कर्ण अपने साथियों के साथ सरकारी दफ्तर के अधिकारी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगने को जाता है। तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है कि तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो दुनिया नहीं चलेगी क्या? ट्राइबल्स को जंगलों में रहना चाहिए। जंगल छोड़कर एसटी सर्टिफिकेट के लिए मेरी जान क्यों खाना है? फिर से जंगल में चले जाओ। तो अधिकारी वर्ग आदिवासियों को उनके मूल अधिकारों जैसे शिक्षा, भूमि, संपत्ति और सामाजिक न्याय से वंचित रखते हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। एक तरफ ऐसे अधिकारी हैं और दूसरी तरफ मैत्रा जैसी शिक्षक है जो आदिवासी लोगों को शिक्षित करने तथा उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाती नजर आती है। वह आदिवासियों के मतदान करने के अधिकार और उनके नाम मतदान सूची में जोड़ने का अनुरोध अधिकारी से करती है। अधिकारी उन्हें एड्रेस और रेशन कार्ड नहीं है कहकर मना कर देते हैं। वह इसलिए टाल देते हैं क्योंकि गांव के मुखिया यह नहीं चाहते और वे सभी आपस में मिले हुए थे। गांव के मुखिया मैत्रा से कहते हैं कि मोहतरमा, दूसरी जाति वाले लोगों के सामने वोट की भीख मांगनी पड़ती है, इतना काफी नहीं है? अब क्या इनकी झोपड़ी में जाकर झुकने के लिए बोल रही हो? तो अधिकारी वर्ग आदिवासियों को बहिष्कृत कर उन्हें हाशिए पर धकेल देते हैं। अशिक्षा के कारण आदिवासी अधिकारियों की बात को सच मानकर चुप बैठते हैं। तो फिल्म की जो मुख्य पात्र राजा कर्ण और उनकी जो पत्नी सिंगिनी है, वो इरुला आदिवासी थे। ये जमींदार के खेत में चूहे पकड़कर और छोटे-मोटे काम कर कर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव के सरपंच के घर में घुसे सांप को पकड़ने के लिए राजा कर्ण को बुलवाया जाता है। अपना काम निपटाकर वह वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद सरपंच के घर में गहनों की चोरी हो जाती है। तो पुलिस के पूछने पर कि किसी पर शक है या नहीं, सरपंच की पत्नी बिना कुछ सोचे राजा कर्ण का नाम बोल देती है। इस पर सारा आरोप पुलिस राजा कर्ण के ऊपर डालकर उसे अपराधी ठहरा देती है, बस इसलिए कि वह एक नीच जाति का है। राजा कर्ण अपने होने वाले बच्चे और पत्नी के लिए एक घर बनाने की चाव से शहर में काम करने गया हुआ था। पुलिस राजा कर्ण के घर आकर उसकी पत्नी संगिनी को घर घर से घसीटकर ले जाती है, जो कि गर्भवती थी। उसकी गर्भवती होने की परवाह किए बिना जेल में उसके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। बाद में आकर राजा कर्ण के भाई इरुट्टप्पन, बहन पच्चैयामल और बहनोई मुसकुट्टी को गिरफ्तार करके स्टेशन ले जाते हैं। राजा कर्ण के ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए राजा कर्ण के रिश्तेदारों को बहुत मारा पीटा गया। राजा कर्ण की बहन को अधनंगा कर उसे भी खूब मारा गया। सिंगनी को छोड़ दिया जाता है
कुछ दिन बाद गांव में आए राजा कर्ण पुलिस के हाथ लग जाता है। तो राजा कर्ण को बचाने के लिए संगनी गांव के मुखिया के घर के सामने रोती हुई अपने पति को बचाने की भीख मांगती है। आदिवासी होने के कारण उसे दूर भगा दिया जाता है। फिल्म में उच्च वर्ग के लोग इरुला आदिवासियों को उनके अपने नाम से नहीं बल्कि उनकी जाति के नाम से उनका संबोधन करते हैं। जैसे कि गांव के सरपंच राजा कर्ण को इरुला कहकर पुकारते हैं। जब राजा कर्ण ने एक बार यह कहा कि सरपंच की पत्नी उसके गांव से है, तो उसे बहुत बुरा भला कहा गया। छुआछूत की प्रथा भी फिल्म में कहीं कहीं दिखाई गई है। अभिजात वर्ग आदिवासियों के उनके श्रम के लिए शोषित करते हैं और उनसे लाभान्वित होते हैं। उन्हें कतई सम्मान और गरिमा नहीं देते, यहाँ तक कि उन्हें हीन और अछूत के रूप में देखा जाता है। अन्य समाज के लोग इन्हें घृणा की तिरस्कृत नजर से देखते हैं। आदिवासियों की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की गहराई से देखने का प्रयास नहीं किया जाता। सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी भी उनकी उपेक्षा करते हैं। फिल्म में अभिजात वर्ग की आदिवासियों के प्रति हीन दृष्टि भी दिखाई गई है। जब राजा कर्ण पकड़ा जाता है, वह पुलिस के पैर पकड़कर कहता है कि उसने चोरी नहीं की। पुलिस को यह केस जल्दी खत्म करना था और राजा कर्ण से गुनाह मंजूर भी करवाना था। पुलिस वालों ने राजा कर्ण और उसके रिश्तेदारों के साथ ऐसा बदतर और क्रूर व्यवहार किया जिससे मर जाना वे बेहतर समझते समझते हैं। तो राजा कर्ण और उसके भाइयों को रस्सी से उल्टा लटकाकर लाठी से कई दिनों तक मारा गया। जब वे अपराध मंजूर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो खून से लथपथ उनकी आंखों में मिर्ची पीसकर डाला जाता है। जब मूसकुट्टी पुलिस वालों से मर्दों को जेल में रखकर औरत को घर छोड़ने की विनती करता है, तो यह सुनकर एक पुलिस वाला मूसकुट्टी की पत्नी पच्चयामल के कपड़ों को खींचकर बाकी मर्दों के सामने उसे नंगा किया जाता है और बिना कपड़े के उसे कोने में धकेल दिया जाता है। एक स्त्री होने की मानवीय करुणा भी उसे नहीं दिया गया। पुलिस वाले अपनी बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए उनका उत्पीड़न जारी रखते हैं। आदिवासियों के साथ पुलिस की बर्बरता का चित्रण फिल्म में व्यक्त किया गया है। राजा कर्ण और उसके रिश्तेदारों के साथ होता इस अत्याचार का दृश्य फिल्म की सबसे भावनात्मक दृश्यों में से एक है, जो किसी भी दर्शक की आंखों में आंसू ला देने वाला है। यह कोई कल्पनात्मक कहानी नहीं बल्कि घटित सच्चाई थी। तो कुछ दिन बाद पुलिस राजा कर्ण के घर आकर सिंगनी से कहती है कि राजा कर्ण इरुट्टप्पन और मुसकुटी जेल से भाग गए हैं। सिंगनी को इसमें कुछ गड़बड़ लगा और वह पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराने जाती है। वे अपराधी हैं, इस कारण पुलिस शिकायत लेने को तैयार नहीं होते। बहुत दिन से जब अपने पति और रिश्तेदारों की कोई खबर ना मिलने के कारण कुछ नेताओं की मदद से संगनी एक एफआईआर तो फाइल कर पाती है, लेकिन केस लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं होता क्योंकि उसके पास वकील को देने के लिए पैसा नहीं था। वकीलों से उसे यही सुनने को मिला कि पैसा है तो कानून भी खरीदा जा सकता है। तो पैसे से कैसे पूरी न्याय व्यवस्था भी खरीदी जा सकती है, इसका जिक्र यहाँ मिलता है। निसहाय सिंगनी को किसी किसी से वकील चंद्रू के बारे में पता चलता है, जो कि मानवाधिकार से संबंधित केस के लिए पैसा नहीं लेते थे। सिंगनी उनसे जाकर मिलती है और वकील चंद्रू से मदद करने की प्रार्थना करती है। चंद्रू एक निष्पक्ष विचारधारा रखने वाले वकील थे। चंद्रू सिंगनी की समस्याओं को समझते हुए उसकी मदद करने का वादा करते हैं। चंद्रू सिंगनी से बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर करवाता है। केस की सुनवाई होती है। सारे सबूत राजा कर्ण और उसके भाइयों के खिलाफ थे, क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे सबूत और चश्मदीद गवाह भी बना लिए थे। एक और गांव के मुखिया और पुलिस सिंगनी से केस वापस लेने को कहते हैं, तो दूसरी ओर चंद्रू धीरे धीरे केस की हर सुनवाई में पुलिस के घटिया चालों का पर्दाफाश करते हैं।
न्यायालय में विपक्ष के वकील राम मोहन इस प्रकार वाद प्रतिवाद करते हैं कि यह एक अबला आदिवासी महिला है, शी इज इनोसेंट। मुझे लग रहा है कि कोई इस मासूम को बहका रहा है ताकि यह सरकार के पैसों से अपनी मोटी जेब भर सके। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग पेशेवर अपराधी हैं। ये जुर्म करके आगरा और केरल में छिप जाते हैं। पुलिस आज भी इनकी तलाश कर रही है। तो वकील राममोहन जैसे लोग अपने पूर्वाग्रह से आदिवासियों का आकलन करते हुए उन्हें अपराधी ठहराते हैं। केस में पुलिस की बातों और सबूतों के झूठे साबित होने के कारणवश चंद्रू के आग्रह पर आईजी पेरुमाल स्वामी को केस के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे एक उच्च पुलिस अधिकारी होने के बावजूद भी अपना काम बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करते रहे हैं। तो केस के सिलसिले में जब वकील चंद्रू और आईजी पेरुमाल स्वामी गांव के लोगों से मिलने जाते हैं, तो उनसे पता चलता है कि पुलिस आदिवासियों के साथ क्या-क्या अन्याय करती है और उन्हें झूठे केस में फंसाती रही है। आदिवासी औरत को थाने में ले जाकर उसके साथ गंदा काम किया गया। यह सब उसके मर्द से सहा नहीं गया, इसलिए वह पुलिस के सामने झुक जाता है। शिकार कर लौटे एक आदिवासी ने जब पुलिस को देखकर प्रणाम किया, तो मेरे सामने बेखौफ होकर खड़ा होकर प्रमाण कर रहा है, कहकर पुलिस ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और 3 साल की सजा दिलाई। एक आदिवासी को जंगल में ले जाकर उसके दोनों हाथों को बांधकर उल्टा लटका दिया और बहुत बेरहमी से उसे मारा गया। एक छोटा सा लड़का भी अपनी शिकायत सामने रखता है कि मेरे बाबूजी नहीं मिले, इसलिए पुलिस वाले मुझे पकड़कर मारने लगे। जब स्कूल में कोई भी चीज गायब हो जाती है तो पहले मेरे ही बैग की तलाशी लेते थे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए स्कूल जाना भी मैंने बंद कर दिया। उच्च वर्ग द्वारा पहले से ही शोषित आदिवासियों का पुलिस वाले इस तरह दोहरा दोहन करते हैं और उन्हें फंसाते हैं। तो धीरे धीरे केस की सच्चाई सामने आने लगती है और राजा कर्ण की मौत के बारे में पता चलता है। इरुट्टप्पन और मुसकुट्टी का अभी अभी भी कोई पता नहीं था। डिपार्टमेंट और पुलिस वालों की बदनामी ना हो, इस कारण डीजीपी द्वारा सिंघनी को बुलवाया जाता है। उसे एक भारी रकम के बदले में केस वापस लेने को कहा जाता है, जिससे वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके। सिंघनी इस बार चुप रहने को तैयार नहीं थी। वह अपनी आवाज उठाती है और कहती है, आने वाले इस बच्चे को मैं इसकी बाप से नहीं मिलवा पाऊंगी, पर मेरे पास दौलत बहुत होगी। उससे मैं बच्चों का पेट पेट भरूंगी। जब वे मुझे पूछेंगे कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो मैं कहूंगी तुम्हारे बाप के हत्यारों ने दिए हैं। क्या यही बताऊं अपने बच्चों को सर? हमें मार भी देंगे तो पूछने वाला कौन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने स्वाभिमान को बेच दें। यह केस हार भी जाए तो परवाह नहीं, बच्चों से कह दूंगी कि यह लड़ाई हमारी है। तो सिंघनी अपनी पति को खो चुकी थी। अपने स्वाभिमान से सौदा कर उसे बेच देना हर हाल पर उसे मंजूर नहीं था। पुलिस का उच्च अधिकारी जिनको सच्चाई के साथ साथ देना चाहिए था, वह अपने और अपने डिपार्टमेंट के नाम पर लगे कलंक को मिटाने के लिए एक आदिवासी महिला से न्याय का सौदा करते हुए नजर आते हैं। अंत में इरुट्टप्पन और मुसकुटी को ढूंढ निकाला जाता है। वकील चंद्रू और आईजी पेरुमाल स्वामी द्वारा सारे सच को बाहर लाया जाता है। राजाकर्ण बेकसूर था, यह सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति, हेड कांस्टेबल वीरस्वामी और कांस्टेबल कृपाकरण जानते थे। सच को छुपाते हुए उन्होंने असली चोरों के साथ धंधा किया और उनसे रिश्वत लिया। केस जल्दी खत्म करने का ऊपर से प्रेशर था, इसलिए बेचारे राजाकर्ण पर सारा इंसाम डाल दिया गया। जब राजाकर्ण नहीं माने तो उसे सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति ने इतने बेरहमी से मारा और मारता ही गया कि छाती की हड्डी टूटने के कारण राजा कर्ण की मृत्यु हो जाती है। इरुट्टप्पन भी मार होकर बेहोश हो जाता है। जब दोनों बेहोश पड़े थे तो यह उनका नाटक समझकर उन्हें जगाने के लिए वीरास्वामी और कृपाकरण उनके आंखों में मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। जलन से इरुट्टप्पन रोता और तड़पता है। राजा कर्ण नहीं उठता क्योंकि पुलिस की निष्ठुरता को सहते सहते अब उसमें जान बाकी नहीं था। राजा कर्ण के मौत होने का पता चलते ही फंस जाने के डर से तीनों पुलिस वालों ने मिलकर उसके शव को
दूर जंगल के पास एक सड़क किनारे फेंक दिया ताकि देखने वाले को लगे कि यह एक एक्सीडेंट है। सारे सबूत को मिटा दिया जाता है और झूठे सबूत और गवाहों को बनाकर इरुट्टप्पन और मुसकुटी को भी छुपा दिया जाता है। चंद्रू न्यायालय में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध करते हुए कहते हैं कि हम इरुला आदिवासियों की सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के गांव में उन्हें रहने नहीं देते। मैं चाहता हूं कि सिंगनी को शहर में एक घर बनाने की जगह दी जाए। यह लॉकअप में हुए किसी मर्डर का कोई आम केस नहीं है। यह एक ऐसी आदिवासी औरत की हक की लड़ाई है जिनकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके ऊपर रोज नए जुर्म किए जा रहे हैं। कोर्ट का फैसला उसे इंसाफ भी देगा और उम्मीद भी। तीनों पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाता है। सिंगनी को गांव के बीचों बीच घर बनाने के लिए जगह दी जाती है। सिंगनी को 3 लाख रुपए, इरुट्टप्पन और मुसकुटी को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। अदालत ने वकील चंद्रू और आईजी पेरुमाल स्वामी को इस केस के लिए किए उनके समर्पण और ईमानदारी की प्रशंसा की। इस फिल्म में पुलिस वाले गांव के मुखिया, सरपंच और उनकी पत्नी आदि शोषक वर्ग के रूप में नजर आए हैं जो आदिवासियों के साथ भेदभाव करते हैं, जबकि दूसरे वर्ग में वकील चंद्रू, आईजी पेरुमाल स्वामी और मैत्रा जैसे लोग हैं जो आदिवासियों के हक की लड़ाई में शामिल होकर उनके अधिकारों को उन्हें दिलाने में मदद करते हैं। वे निष्पक्षता और समानता में विश्वास रखते हैं। तो यह कहानी एक आदिवासी महिला के न्याय के लिए अपनी हक की लड़ाई है। अंत में सिंगनी को इंसाफ मिल जाता है। ऐसी कितनी ही सिंगनियां रही होगी जो न्याय से वंचित रहे हैं और जिन्हें मुख्यधारा समाज द्वारा चुप कराया होगा। यह फिल्म आदिवासी पर हो रहे जातिगत अन्याय, भेदभाव, अत्याचार, सत्ता की संस्थागत दुरुपयोग, कानूनी व्यवस्था में अन्याय और पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठाता है। फिल्म जय भीम किसी के धर्म, जाति, वर्ग, सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखे बिना न्याय सभी के लिए सुलभ होने का तथा आदिवासियों को इंसान के रूप में देखने का संदेश देती है। ऐसी फिल्में आदिवासियों के कानून प्रणाली के प्रति आशा और विश्वास को प्रेरित करते हुए उनके समुदायों में जागरूकता को बढ़ावा देने में निर्णायक साबित हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी।